150 साल की जो अगर जीवन को जब तक हमारे बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, उनका पूरा जीवन प्रेरणा से भरा हुआ रहा है। वो एक अच्छे प्रशासक, शासक, एक अच्छे नेता, एक अच्छे देश को दिशा दिखाने वाले, एक कर्मठ, निर्णय लेने में बहुत ही गंभीर और तत्पर हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत ये रहे हैं। और हमारे लिए तो एक बहुत अच्छी सुंदर बात है, जहां तक शहरी आवासन और केंद्रीय आवासन और शहरी विकास का मामला है, उन्होंने अपना सामाजिक जीवन इसी विभाग से शुरू किया था। 2014 में सबसे पहले वो अहमदाबाद में वहां के आयुक्त बने थे, कमिश्नर बने थे, और उस समय उन्होंने अहमदाबाद की स्वच्छता का विषय हो, जलापूर्ति का विषय हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो, बहुत विषयों में, और उन्होंने वहां सुधार किए थे। एक नई राह ऐसे लोगों को, काम करने वाले लोगों को दिखाई थी, क्योंकि नागरिक इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो केवल सुविधाएं नहीं होती हैं, बल्कि एक अच्छे जीवन को जीने का रास्ता होता है, मार्ग होता है। सौभाग्य से, संयोग से हमको वो एक काम मिला है, हम उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं, और नागरिक जीवन को किस प्रकार से अच्छा करेंगे ये भी हमको उनसे प्रेरणा मिलती है। सेवा कार्यों में भी वो पीछे कभी नहीं रहे। एक समय प्लेग फैला, अकाल आया, तो उस अकाल और सेवा के समय, यानी प्लेग के समय जिस प्रकार से उन्होंने एक रास्ता दिखाया समाजसेवी लोगों को, वो भी बहुत ही सराहनीय कार्य उन्होंने किए। ये परंपराएं लगातार कुछ लोगों के जीवन में जब इस प्रकार के गुण आते हैं, उनको देख करके हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। मित्रों, देश में आजादी मिली 1947 में। बहुत एक उस समय के जो अवसर था, वो अजीब सा अवसर था कि देश आजादी तो मिल रही है, लेकिन उसी समय देश को तोड़ने की शक्तियां भी बहुत और लगी हुई थी कि देश किसी भी रूप में, अखंड भारत इस रूप में आजाद न हो जाए। हमें एक तरफ आजादी मिली, ये भी सत्य है कि उस आजादी के समय हमारे देश के टुकड़े भी हुए। हमारे देश के, जिनको भारत माता के रूप में जानते हैं, दो बाजुएं कट गई, जो एक आज पाकिस्तान के रूप में है और आज एक बांग्लादेश के रूप में है। दूसरी कुटिल चाल अंग्रेजों ने उस समय चली। अंग्रेजों ने कहा कि भारत को हम आजाद तो करेंगे, लेकिन यहां रियासतें हैं, 562 रियासतें हैं, हम हर एक रियासत को अधिकार देंगे कि वो भारतीय संविधान के अंतर्गत आए, या अपना संविधान अलग भी बना करके उसको लागू करना चाहे तो वो कर सकता है। बड़ी विचित्र स्थिति थी। अगर सभी ऐसी रियासतें अपना अपना संविधान बनाती तो देश की एकता की कल्पना करना कठिन थी। अब ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे लगा उस समय, आजादी के समय, कि आपको आजादी मिलने से पहले सभी रियासतों के लोगों को बुलाकर इकट्ठा करके परस्यू करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, कुछ लोग आगे लगा करके उनको तैयार करेंगे कि हम भारतीय संविधान के अंतर्गत ही आएंगे। अच्छी बात यह है कि 562 में से 559 रियासतों ने इस बात को मान लिया। देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद 3 रियासतें जो बच गई कि भी इनको भी किसी तरह से मनाया जाए, परस्यू किया जाए। उसमें एक रियासत जूनागढ़ की थी, एक हैदराबाद की थी, और एक जम्मू कश्मीर की थी। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के बीच में काम बांटा गया। गृह मंत्री जी को 2 रियासतें दी गई, हैदराबाद और जूनागढ़। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर रियासत अपने जिम्मे ली। संयोग देखिए, जूनागढ़ और हैदराबाद को कुछ समय में उन्होंने मना लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370 का उस दिन के बाद लगातार लागू रहा। और यह भी संयोग की बात है, उसी गुजरात के सपूत हमारे आज के दोनों महानुभाव, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो और चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, उन्होंने मिलकर के उस 370 को भी उखाड़ के फेंका। और आज जम्मू कश्मीर भी वैसा ही राज्य जैसे बाकी रियासतें अपने देश के साथ आई, वैसा ही आज जम्मू कश्मीर भी भारत का एक अंग बना है।
तो ये कहानी बहुत देश की एकता अखंडता के अपने आप में निराली है। जैसा ठीक कहा हमारे सेक्रेटरी साहब ने, देश आजाद तो हुआ, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर आधा, जम्मू भी नहीं कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और उस हमले को निरस्त करने के लिए वायुसेना के जिम्मे यह काम लगा कि वहां पाकिस्तान की सेना को उखाड़ा जाए। संयोग ऐसा कि श्रीनगर का एयरपोर्ट ऐसा नहीं था जिसके ऊपर वायुसेना के जहाज उतर सकें। आह्वान दिया गया, वायुसेना के लोग लगे, सामाजिक संगठन भी लगे, अन्य जितनी फोर्सेस उस समय तैयार हो सकती थी सबको श्रीनगर बुला करके कुछ दिनों में ही हवाई पट्टी बनाकर तैयार कर दिया ताकि वायुसेना के जहाज हमारे उतर सकें। जिस समय का यह वार्तालाप गांधी जी के बारे में सरदार पटेल जी का जो विषय है, ये उसी समय का है। वायुसेना को तैयार करने के लिए अनेकों कदम उठाए गए। देश आजाद हुआ, सारे देश के लोग तो नेता तो तिरंगा फहराने में उस समय लगे, लेकिन सरदार पटेल को छोटी छोटी बात की चिंता थी। उस समय लक्षद्वीप भी हमारा हिस्सा नहीं बना था। तो गांधी जी ने तय किया कि देश भर में तिरंगा सब लहराएं, लेकिन मुझे लक्षद्वीप में जाकर के और नेवी का झंडा वहां फहराना है। नेवी एक बार वहां आ गई तो उस हिस्से को भी अपने देश का हिस्सा मानने में दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने वहां जाकर के वो झंडा फहराया। तो देश की कितनी चिंता थी। 47 में देश आजाद हुआ। सरकारों ने अपने अपने तरीके से काम करने शुरू किए। कैसे जनता को सुलभ आवश्यकताएं, व्यवस्थाएं, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों का संबंध, ये सब किए जाने लगे। विकास भी आवश्यक था, देश नया था, सुई से लेकर के और हर चीज को बनाने के लिए आगे बढ़ने की भी आवश्यकता थी। लेकिन 60 साल में बाकी काम हमने किए। 1996 तक देश को एक करना है, इसको ताना बाना, इसका मजबूत बनाना है, ये विचार नेताओं के मन में नहीं आया। बाकी सब काम करते रहे, करने भी चाहिए थे, लेकिन देश है तो सब कुछ है, देश नहीं तो कुछ नहीं है। देश की एकता अखंडता को बिगाड़ने के लिए कहीं आतंकवाद है, कहीं नक्सलिज्म है, कहीं अन्य अन्य प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। बहुत ताकतें घेरे हुई थी। जब माननीय अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय देश को एक कैसे किया जाए, भावनाओं से तो करना ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी हम एक कर सकते हैं। उन्होंने एक विषय रखा देश के लोगों के सामने, सरकारों के सामने, कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, देश को सड़कों से इतना जोड़ दिया जाए, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, और फिर किनारों में भी दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोच्चि, अपना चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, चारों तरफ से चतुर्भुज भी हो और डायगोनली भी बीच में से जोड़ा जाए, ताकि देश को हम इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से एक कर सके। बहुत बड़ा विचार था। देश की नदियों को जोड़ दिया जाए। आखिर पानी, देश के एक कोने में अकाल पड़ता है, दूसरे कोने में बाढ़ आती है। अगर हम इस पानी की व्यवस्था ठीक करनी है तो देश की बड़ी बड़ी नदियों को, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ये विषय अटल जी के समय ये रखा गया। देश की मजबूती, देश को दुनिया के अंदर एक अच्छी शक्तिशाली देश के रूप में उभारा जाए। पोखरण विस्फोट, दुनिया के विरोध के बावजूद, वो दिन याद है जिस दिन पोखरण विस्फोट हुआ और उसमें दुनिया के बड़े बड़े देशों ने जिस प्रकार की आंखें अपनी तरेरी, अटल जी ने उस समय व्यक्त किए थे वाक्य कि कोई नहीं, इनको भी देख लेंगे। तो ये ताकत जब मनुष्य में आती है, देश के नेताओं में आती है, तब देश एक रहता, एक बनता है। और 2014 से तो एकदम विषय ही बदल गए सब। इस समय लोगों की खुशहाली, उसके लिए भी काम किया। मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पूरा ध्यान दिया। सारी पिछली योजनाओं को किस प्रकार से अच्छे ढंग से पूरा किया जा सकता है, ये भी किया। और देश की आम जनता में देशभक्ति का भाव, इस एकता का भाव, ये उनका विचार आज 11 साल से आज देश के अंदर एक मनोभाव जागा है कि इंडिया फर्स्ट, आई एम द लास्ट।
तो ये कल्पना होती है, किसी किसी व्यक्ति का विजन होता है, देश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व तो मिला है। मित्रों, हम लोगों में देशभक्ति का भाव सब में आए, सारे देश में। इस देश को हमने 2047 तक विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। दुनिया के साथ मुकाबला करके हम किस स्थान पर पहुंचे, ये भी कल्पना है। आज इन 11 सालों के अंदर परिवर्तन जो हुआ है, हम देश की आर्थिकी में आज चौथे स्थान पर आ गए हैं, जो 11वें 12वें स्थान पर थे। आने वाले 2 वर्ष में हम जर्मनी को पीछे छोड़ करके तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। हम अपने पावर डिपार्टमेंट के नाते विचार करें तो 2014 के अंदर हम पावर डेफिसिट कंट्री थे। 1 वर्ष पहले हम पावर सफिशिएंट कंट्री बने और आज हम पावर सरप्लस कंट्री बन गए। मित्रों, सरप्लस कंट्री बन गए। आज दुनिया के देश हमसे पावर मांगते हैं, हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका, यूएई, दुबई, वहां तक के हमारे पावर के रास्ते बन रहे हैं। आज पावर के क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टर खूब आने के लिए तैयार है। आने वाले 2035 तक 10 वर्ष में ऐसा अनुमान है कि 42 लाख करोड़ रुपया पावर पर इन्वेस्ट होगा और लोग लाइन लगा के खड़े हैं कि हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। शहरी विकास में मेट्रो, हम दुनिया में इस समय तीसरे स्थान पर हैं। लगभग 1100 किलोमीटर मेट्रो ऑपरेशनल हो गई है, 800-900 किलोमीटर पाइपलाइन में है। आने वाले 3-4 साल के अंदर जब इसको हम कवर करेंगे तो आज हम नंबर 1 पर चाइना है, नंबर 2 पर यूएसए है। हम यूएसए से थोड़े से दूर हैं। आने वाले 2 वर्ष में मैं ऐसा मान के चलता हूं, हम यूएसए को सरपास करेंगे एंड वी विल बी द सेकंड इन द वर्ल्ड मेट्रो के क्षेत्र के अंदर। ये संभव क्यों हुआ है? ये सब आप जैसी ताकत, आप जैसी फोर्स जब मन में कुछ धारण कर लेती है, कर्तव्य भावना से ओतप्रोत हम जब होते हैं तो कोई चीज हमको रोक नहीं सकती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर नागरिक के मन में देशभक्ति की भावना आए, ये तो किया ही है। हमारे हर कर्मचारी अधिकारी को भी कर्मयोगी के कितने ही प्रशिक्षण करा करके भी कर्मयोगी, ये भी हमको एक मैसेज दिया है। हम कोई आलस्य न बरतें, हम अपने लिए तो काम करेंगे क्योंकि हमारे जीवन यापन, परिवार, ये सब लगा है, लेकिन वो हमारा लक्ष्य टारगेट नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट ये है कि मैं अपनी कलम से, मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं वहां ऐसा क्या काम कर सकता हूं कि अपना देश दुनिया में कहीं एक कदम आगे बढ़ जाए, इस ओर सोचना चाहिए। और संयोग से आज हम जिस जगह पर बैठे हैं, ये स्थान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसका नाम है क्या? जरा जोर से बोलो, इस मार्ग का नाम क्या है? कर्तव्य पथ। इसका भी एक संदेश है। हम जिस कर्तव्य पथ पर आज राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए शपथ लेंगे, वो भी अपने आप में हमारे जीवन का एक संस्कार बनेगा। हमको देश की एकता, अखंडता के लिए तो काम करना ही है, साथ में देश में खुशहाली, देश में हम हर तरीके से आगे बढ़ें, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं, अपने देश को विकसित बनाएं। एक एक विभाग, एक एक अधिकारी, एक एक कर्मचारी, एक एक नागरिक, सबको ये सोचना होगा। निश्चित रूप से हम आने वाले 2047 में अपने लक्ष्य को पार करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।